हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हो 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा साइंस मतलब क्लास 10th साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का आने वाले हैं। और ये वो प्रश्न है, लॉन्ग प्रश्न है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प देने वाले हैं। ठीक, क्योंकि जो प्रश्न बताने वाला हूँ ये आपके दो से तीन नंबर के आपके देखने को मिलेंगे। ठीक, 2 से 3 नंबर वाले प्रश्न बताने वाला हूँ, तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। और ये जो प्रश्न बताने वाला हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके विद आंसर के साथ में बताने वाला हूँ। ठीक, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक, तो बिना टाइम के बाद करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट और देखते हैं कौन से प्रश्न है। तो देखिए, पहला प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न को आपको कॉपी में नोट करते रहें, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। ठीक, मतलब बोर्ड एग्जाम के टाइम आप रिवीजन करके आसानी से चले जाएंगे। ठीक, तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं, इसके नियमों को लिखिए। अब आपसे पूछ रहा है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं और इसके नियमों को लिखना है आपको। तो देखिए, इसमें आपका उत्तर में आपको किस तरीके से लिखना है, जिस तरीके से मैंने उत्तर लिखा आप इसी तरीके से लिखें तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो देखिए, इसमें लिखा है मैंने आपका, जब प्रकाश किसी चिकनी एवं चमत्कार सतह पर अपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्य में वापस लौट जाता है। देखिए, आपको किस तरीके से लिखना है कि मैंने लिखा है प्रकाश जब किसी चिकनी एवं चमत्कार चीज़ पर, मतलब जो चमकती चीज़ पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग क्या है, माध्य में वापस लौट जाता है, मतलब दोबारा से पीछे लौट जाता है बीच में। ठीक, और फिर लिखा है इसमें, प्रकाश का सतह से टूटकर वापस उसी माध्य में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, आपको इसको याद रखना है। याद करने की बहुत सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। याद कैसे तरीके से करना है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ, प्रकाश जब चिकनी या चमत्कार चीज़ पर पड़ता है तो माध्य में लौट जाता है, माध्य मतलब बीच में वापस चला जाता है। तो जो इसमें लिखा है, फिर प्रकाश की सतह से टकराकर माध्य में लौटने की घटना को प्रकाश परावर्तन कहते हैं। तो जो माध्य में मतलब बीच में लौटने की घटना होती है उसको क्या आप कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, समझ गए आप। मतलब जब प्रकाश आ रहा है, किसी चीज़ पर पड़ रहा है और उससे बीच में ही लौट के चला जा रहा है पढ़ने से पहले, तो उसको क्या कहेंगे आप, प्रकाश का परावर्तन। सिंपल है, इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं। ठीक, और अब देखिए क्या इसमें, इसके नियमों को लिखिए। अब आपको इसके नियमों को लिखना है, तो इसके नियम को आपको लिखना है इस तरीके से, प्रकाश परावर्तन के नियम, हेडिंग डालिए आपने। अब आपको लिखना है, प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। बस सिंपल इस तरीके से लिख देना आपको, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। लिखने के बाद अब आपको ये आपका आंसर क्लियर हो गया, पक्का हो गया। ठीक, तो ये पहला आंसर आपका पक्का हो गया। ठीक, कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके 2 नियम लिखना। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लें, और वैसे भी आप इसको याद करेंगे, बड़ा सिंपल है, इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, फिर देखिए, दूसरा प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका, उत्तल लेंस को अभिसारीय लेंस तथा अवतल लेंस को अपसारीय लेंस क्यों कहा जाता है। अब आपको बताना है कि जो उत्तल लेंस है उसको अभिसारीय और अवतल लेंस को अपसारीय क्यों कहा जाता है, इसमें मतलब क्या डिफरेंस है, बीच में क्या है, इनका अंतर क्या है। तो यहाँ आपको उत्तर लिखना है। उत्तर लिखने के बाद आपको लिखना है उत्तल लेंस, हेडिंग डालना है आपको उत्तल लेंस। फिर लिखना है, ये बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है, ये प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, अर्थात एक ही बिंदु पर मिला देता है। अब आपको किस तरीके से लिखना है, मतलब उत्तल लेंस में ये बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। ठीक, और ये प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, मतलब पकड़ता है और उसको क्या, एक ही बिंदु में मिला देता है, मतलब प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है और उसको एक ही बिंदु में मिला देता है। ठीक, इस तरीके से आपने ये लिखा। अब आपको लिखना है अवतल लेंस डालने के बाद अब आपको लिखना है, ये बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। ये क्या था, ये बीच में मोटा था और ये बीच में पतला है। इसका क्या, थोड़ा सा बस इसका इधर एक को आपको याद करना और दूसरे को आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि उल्टा करना है आपको। ठीक, तो इसमें लिखना है, ये बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है, ये प्रकाश किरणों को अपसारित करता है, अर्थात उसे फैला देता है। ये क्या, अभिसारित कर रहा था और ये अपसारित कर रहा है। ये एक बिंदु पर मिला दे रहा था, ये एक बिंदु से
फैला दे रहा है। ठीक, सिंपल है। एक को आपको याद करना और दूसरे को आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको इसका खाली उल्टा करके आपको लिखना है। ठीक, तो आपको पता चल गया इसको किस तरीके से लिखना है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि प्रकाश को उत्तल लेंस को अभिसारीय तथा अवतल लेंस को अपसारीय क्यों कहा जाता है। ठीक, तो आपका ये भी आंसर क्लियर हुआ। अब देखिए मैं आपको बता दूं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपको किस तरीके से लिखना है। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। आपको बताना है नेत्र मतलब जो आँख है उसकी समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आपका उत्तर आपको लिखना है, किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए ये आवश्यक है। मतलब अगर किसी वस्तु को आप देखना चाहेंगे तो बिना आँख के थोड़ी देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें आपसे यही कह रहा है कि आपको इसी तरीके से लिखना है कि किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए ये आवश्यक है, मतलब महत्वपूर्ण है। ठीक, महत्वपूर्ण है कि इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। आँख की मांसपेशियां द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार इस प्रकार समंजित हो जाती है। अब आपसे क्या कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब है जो रेटिना पर ही बनता है। जो आपका आँख में एक रेटिना होता है, तो आँख का जो भी प्रकाश है, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, उसका क्या है प्रतिबिंब, उसकी लाइट हमारे कहाँ पड़ती है, रेटिना पर पड़ती है। आँख के पश्चिमाभिक मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार ही समंजित हो जाती है। और इसकी जो नेत्र की फोकस दूरी है वो आवश्यकता अनुसार समंजित हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। ठीक, कि वस्तु आँख के, देखिए इसमें लिखा है कि वस्तु आँख से चाहे दूर हो या पास, उसका प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनता है। और देखिए क्या जो वस्तु है, चाहे वो आप आँख के पास में रखें चाहे आँख से दूर रखें, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आपका रेटिना पर ही बनता है। ठीक, तो आपको लिखना है कि वस्तु आँख से चाहे दूर हो या पास, प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनता है। ठीक, आपको इस तरीके से लिखना है। फिर लिखना है आँख की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को संयोजित करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। अब आपको क्या लिखना है, आँख की जो पेशियाँ हैं, मांसपेशियाँ हैं, उनके द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को संयोजित, मतलब कैच करने की क्षमता को आपको क्या करना है, कैच करने की क्षमता को आपको लिखना है आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक, आपको इस तरीके से लिखना है। जो मैंने आपको बताया इस तरीके से आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बताया, इसको आप लिखेंगे आसानी से, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक, तो आपको इसी तरीके से लिखना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना। चौथा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है देखिए आपका, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष है किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष है वो, उसे किसे कहते हैं, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाएगा, मतलब किस प्रकार का लेंस लगाया जाएगा। तो अब आपको बताना, देखिए ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये है, देखिए इसमें आपको लिखना है, निकट दृष्टि दोष नेत्र का वो दृष्टि दोष है जिसके कारण मनुष्य को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु एक सीमित दूरी के आगे की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अब देखिए क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वो दोष है जिसमें कोई भी व्यक्ति, अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो जा रहा है तो उसको क्या है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, पास की जो वस्तु है उसे वो स्पष्ट दिखाई दे, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष बोलते हैं जिसको, मतलब दूर की, जैसे कोई मतलब ऐसे बहुत से इंसान होते हैं जिनको दूर की चीज़ स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो उनको क्या निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक, इस दोष को चिकित्सक वैज्ञानिक की भाषा में मायोपिया भी कहते हैं। और जो निकट दृष्टि दोष है इसको आप विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, मायोपिया। ठीक, मायोपिया भी कहते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है, दूसरा प्रश्न पूछा था, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए क्या, निकट दृष्टि दोष के निवारण, मतलब सही करने के लिए नेत्र के, मतलब आँख के सामने चश्मे में एक अवतल अभिसारीय लेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखिए क्या, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या अवतल लेंस लगाया जाएगा, अवतल लेंस लगाया जाएगा। ठीक,
तो इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस लगाया जाएगा। अब आपको पता भी चल गया कि अवतल लेंस का क्या कार्य होता है, दूर की चीज़ को साफ दिखाना, और उत्तल लेंस का काम होता है पास की चीज़ को साफ दिखाना। ठीक, समझ गए आप। इसी तरीके से आपको लिखना, बड़े सिंपल क्वेश्चन है और ये आप बोर्ड एग्जाम में तैयार करके चलेगा तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। ठीक, फिर देखिए 5वां प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है देखिए आपका, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए यहाँ तक आपका फिजिक्स था, अब यहाँ से केमिस्ट्री चालू है। ठीक, अब मैं आपको केमिस्ट्री के प्रश्न बता रहा हूँ। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। अब आपको वो बताना है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम को साफ क्यों करा जाता है, वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए उत्तर में आपको लिखना है, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन पहले उसे रगड़ कर साफ किया जाता है। मतलब दहन क्या, जलाने को बोलते हैं दहन। ठीक, तो मैग्नीशियम रिबन मतलब रिबन की जो सतह होती है, सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पहले, मतलब जलाने से पहले उसको साफ किया जाता है। ठीक, दहन से पहले इसको साफ नहीं करेंगे तो इससे क्या कुछ मतलब घटना भी हो सकती है, तो इसीलिए इसको क्या साफ करते हैं। इसी तरीके से आपको लिख देना है कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पहले उसे रगड़कर साफ किया जाता है। ठीक, तो ये आपको इस तरीके से लिख देना है, ये भी आपका राइट आंसर हो गया। फिर देखिए पूछा जा रहा है 6ठे प्रश्न में कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, मतलब 6 होता है। दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, इसका उत्तर में समझाइए। अब आपसे पूछ रहा है जो ताज़ा दूध होता है जैसे, तो उसका पीएच मान आपका 6 होता है। ठीक, और दही बनने पर उसका पीएच मान में क्या परिवर्तन हो जाता है, वो आपको बताना है। तो आपको यहाँ उत्तर में लिखना है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, मतलब 6 होता है, परंतु दही बन जाने पर इसके पीएच मान में, अब आपको लिखना है कि इसके जब दही बन जाएगा तो इसके पीएच मान में कमी होगी तथा इसकी अम्लीय प्राकृतिक बढ़ जाएगी। इसकी जांच हम इस तथ्य से कर सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसकी अम्लीय प्राकृतिक बढ़ जाएगी, और इसको हम इस तरीके से भी पहचान सकते हैं, तथ्य कर सकते हैं कि ताज़ा दूध मीठा होता है परंतु दही खट्टा होता है। समझ गए आप कि जो ताज़ा दूध है वो मीठा होता है, और परंतु वो जब दही बन जाता है तो वो खट्टा हो जाता है। तो इससे क्या, इसके परिवर्तन में चेंजेस हो जाते हैं। तो यही तो पूछ रहा था कि दही बनने पर पीएच मान में क्या परिवर्तन हो जाता है। तो आपको बस इसी तरीके से लिख देना है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, परंतु दही बन जाने पर पीएच मान में कमी होगी तथा इसकी अम्लीय प्राकृतिक बढ़ जाएगी, और इसकी जाँच करने पर पता चलेगा कि ताज़ा दूध मीठा होता है तथा परंतु दही खट्टा होता है। तो इससे ही आपको पता चलेगा कि ताज़ा दूध मीठा होता है और दही खट्टा होता है, तो इसमें क्या चेंजेस होगा। ठीक, फिर देखिए आपका 7वां प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है देखिए आपका, आधुनिक आवर्ती नियम लिखिए। अब पूछ रहा आधुनिक आवर्ती नियम लिखना है आपको, तो वो देखिए किस तरीके से लिखना है। आधुनिक आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, इनके परमाणु क्रमों को आवर्ती फलन होते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्ती नियम लिखना है आपको, तो इसमें आपको लिखना है आधुनिक आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के भौगोलिक तथा रासायनिक गुणों के परमाणुओं को क्रम अनुसार, जैसे आधुनिक आवर्ती नियम में क्या है, जो तत्व होते हैं परमाणु, रासायनिक भौगोलिक परमाणु, वो क्या है, उनको क्रम से रखा जाता है। इसी को आप क्या आधुनिक नियम बोलते हैं। ठीक, जिसको क्रम में रखा जाए उसको आधुनिक आवर्ती नियम बोलते हैं। ठीक, तो ये जो मैंने प्रश्न बताया, 7 प्रश्न जो मैंने आपको बताया, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप बोर्ड एग्जाम में जरूर तैयार करके जाएँ, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आंसर समित बताया मैंने, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर इस तरीके से। और ये आंसर जो मैंने बताया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े सिंपल तरीके से बताया मैंने। और आप अगर इसको और तरीके से लिखेंगे तो बड़ा लॉन्ग तरीके से लॉन्ग होगा, तो इस वजह से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप तैयार करके जाएं, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में आप भी 70 नंबर आसानी से अचीव कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।